नमस्कार। आहंग एक समय की बात है नाम से किस्सा गोई की शैली में कथा, लोक कथा, व्यंग्य और हमारे आसपास बिखरी अनेक घटनाओं, किस्सों की एक नई सीरीज पेश कर रहा है, जिसकी पहली कड़ी में मैं विजय कुमार उदय प्रकाश की लिखी हुई दो कहानियों नेल कटर और डिबिया को लेकर आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो पहली कहानी मैं नेल कटर पढ़ूंगा और उसके बाद डिबिया। तो एक समय की बात है। सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का अंधेरा सा घुला होता है। हवा भारी होती है और तरल। वर्षा में रवे परतों में तैरते हैं। मैं 9 साल का था। इसी महीने राखी बंधती हैं, कजलेयाँ होती हैं। नाग पंचमी में गोबर की 7 बहनें बनाई जाती हैं। धान की लाई और दूध दोने में भरकर हम सांपों की बाम्बियाँ खोजते फिरते हैं। हरियरी अमावस भी इसी महीने होती है। मैं बांस की खूब ऊंची जैंडें बनाकर उस पर चढ़कर दौड़ता था। मेरी ऊंचाई कम से कम 12 फीट की हो जाती होगी। माँ दक्षिण की ओर के कमरे में रहती थी। बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से उन्हें ले आया गया था। सिर्फ अनार का रस पीती थी। वे बोलने के लिए अपने गले में डॉक्टरों द्वारा बनाई गई छेद में उंगली रख लेती थीं। वहाँ एक ट्यूब लगी थी। उसी ट्यूब से वे सांस लेती थीं। बहुत बारीक, ठंडी और कमज़ोर आवाज़ होती थी वो। कुछ कुछ यंत्रों जैसी आवाज़, जैसे बहुत धीमे वॉल्यूम में कोई रेडियो तब बोलता है जब बाहर खूब ज़ोरों की बारिश हो रही हो और बिजलियाँ पैदा हो रही हों, या तब जब सुई किन्हीं बहुत दूर के 2 स्टेशनों के बीच कहीं अटक गई हो। माँ को बोलने में दर्द बहुत होता होगा, इसलिए माँ कम बोलती थी। उस यंत्र जैसी आवाज़ में हम माँ की पुरानी आवाज़ खोजने की कोशिशें करते। कभी कभी उस असली और माँ जैसी आवाज़ का कोई एक अंश हमें सुनाई पड़ता। तब माँ हमें मिलती, जो हमारी छोटी सी स्मृति में होती थी। लेकिन माँ सुनना सब कुछ चाहती थी, सब कुछ। हम बोलते, लड़ते, चिल्लाते या किसी को पुकारते तो व्याकुलता से वे सुनती। हमारे शब्द उन्हें राहत देते होंगे। उनकी सिर्फ आंखें बची थीं, जिन्हें देखकर मुझे उम्मीद बंधती थी कि माँ कहीं नहीं जाएंगी, मेरे पूरे जीवन भर रही आएंगी। मैं हमेशा के लिए उनकी उपस्थिति चाहता था, चाहे वे चित्र की तरह या मूर्ति की तरह ही रहीं और ना बोली। लेकिन उनके जीवित होने का विश्वास भी रह आए, जैसे कि चित्र के साथ नहीं होता। मैं कभी कभी बहुत डर जाता था और रोता था। अपने जीवन में अचानक मुझे कोई एक बहुत खाली, बिल्कुल खाली जगह दिखाई देती थी। यह बहुत डरावना होता था। उस दिन माँ ने मुझे बुलाया। बाहर मैदान में घास का रंग गहरा हरा था, बादल बहुत थे और हवा में भार था। वो भीगी हुई थी। माँ ने अपनी हथेली मेरे सामने फैला दी। दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली की बगल वाली उंगली का नाखून एक जगह से उखड़ गया था। उससे उन्हें बेचैनी होती रही होगी। उस उंगली को सूर्य की उंगली कहते हैं। मैं समझ गया और नेल कटर लाकर माँ की पलंग के नीचे फर्श पर बैठ गया। नेल कटर में लगी रेती से मुझे उनकी उंगली का नाखून घिस कर बराबर करना था। माँ यही चाहती थी। वो नेल कटर पिताजी इलाहाबाद से लाए थे, कुंभ के मेले से लौटने पर 2 साल पहले। नेल कटर में नीले कांच का एक सितार बना था। माँ की उंगलियां बहुत पतली हो गई थीं। उनमें रक्त नहीं था। पीली सी त्वचा, पतंगी कागज जैसी। पीली भी नहीं, जर्द और बेहद ठंडी। ऐसा ठंडापन दूसरी बेजान वस्तुओं में होता है, कुर्सियों, मेजों, किवाड़ों या साइकिल के हैंडल जैसा ठंडापन। और हाथ उनका इतना हल्का कैसे हो गया था? कहाँ चला गया सारा वजन? वो भार शायद जीवन होता है, जिसे पृथ्वी अपने चुंबक से अपनी ओर खींचा करती है, जो अब माँ के पास बहुत कम बचा था। उन्हें
पृथ्वी खींचना छोड़ रही थी। मैंने उसकी हथेली थाम रखी थी और नाखून को रेती से धीरे धीरे घिस रहा था। मैं उनके नाखून को बहुत सुंदर, ताज़ा और चिकना बना डालना चाहता था। मैं एक बार हंसा, फिर मुस्कुराता ही रहा। माँ को ढाढ़स बांधने और उन्हें खुश करने का ये मेरा तरीका था। मैंने देखा माँ का नाखून हल्का हल्का रेती से घिसा जाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसके चेहरे पर एक सुख था जो एक जगह नहीं बल्कि पूरे शरीर की शांति में फैला हुआ था। उन्होंने आंखें मूंद रखी थी। 1 घंटा लगा। मैंने उनकी एक उंगली नहीं, सारी उंगलियों के नाखून खूब अच्छे कर दिए। माँ ने अपनी उंगलियां देखी। ये कितना कमज़ोर और हार का क्षण होता है जब नाखून जीवन का विश्वास देते हैं। कितने सुंदर और चिकने नाखून हो गए थे। माँ ने मेरे बालों को छुआ। वे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मैंने रोक दिया। वे बोलती तो पूछती कि मैं सिर से क्यों नहीं नहाता, बालों में साबुन क्यों नहीं लगाता, इतनी धूल क्यों है और कंघी क्यों नहीं कर रखी है। रात में ठंड थी। बाहर पानी जोरों से गिर रहा था। सावन में रात की बारिश की अपनी एक गंभीर आवाज़ होती है, कुछ कुछ उस तरह जैसे दुनिया की सारी हवाएं किसी बड़े से घड़े के अंदर घूमने लग गई हों, हर तरफ से बंद। सुबह 5 बजे आंगन में 5 औरतें रो रही थीं। ये रोना नहीं था, विलाप था। पता चला माँ रात में नींद में ही खत्म हो गई। माँ खत्म हो गई। मैंने फिर कभी उनके घिसे हुए नाखून नहीं देखे। मैंने उस रात सोने से पहले अपने तकिए के नीचे वो नेल कटर रख दिया था। उसे मैंने बहुत खोजा, बल्कि आज तक, कई वर्षों बाद भी, लेकिन वो आज भी नहीं मिला। वो पता नहीं कहाँ खो गया था। हो सकता है वो किसी बहुत ही आसान सी जगह पर रखा हुआ हो और सिर्फ मेरे भूल जाने के कारण वो मिल नहीं पा रहा हो। मैं अक्सर उसे खोजने लगता हूँ, क्योंकि चीज़ें कभी खोती नहीं हैं, वो तो रहती ही हैं अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ। सिर्फ हम उनकी जगह भूल जाते हैं। दूसरी कहानी डिबिया, उदय प्रकाश जी की ही लिखी हुई। डिबिया अभी तक मेरे पास है। कई वर्षों से मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा, लेकिन उसे खोलने का निर्णय पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है। समाज या कोई दोस्त भी मुझ पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसका ढक्कन सिर्फ इसलिए खोल दूं कि इससे मेरी बातों के प्रति उसका विश्वास पैदा हो जाएगा। नहीं तो मैं कभी भी जीवन भर विश्वसनीयता नहीं हासिल कर सकूंगा। यानी अगर मुझे अपने अनुभव की सत्यता को प्रमाणित करना है तो मैं उन लोगों के सामने अपनी उस डिबिया का ढक्कन हटा दूं जो वरना मुझ पर विश्वास नहीं करते, मेरे अनुभव जिन्हें वरना अविश्वसनीय लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये कैसे पता चले कि इन लोगों का विश्वास हासिल करना मेरे लिए इस डिबिया को खोलने से जोखिम और दांव से ज़्यादा मूल्यवान है। ये भी तो हो सकता है कि इन सबको मेरी बात के प्रमाणित हो जाने पर सिर्फ मेरे इस एक अनुभव पर विश्वास हो जाए, लेकिन दूसरे बाकी अनुभवों को वे फिर कभी अविश्वसनीय मानते रहें। ऐसे में तो अपनी बात को उन तमाम लोगों के सामने प्रमाणित करते करते ही मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा और शायद मर भी जाऊं, और तब भी मेरे बहुत से अनुभव अप्रमाणित ही रह जाएंगे। यानी अंततः मैं उन लोगों के लिए अविश्वसनीय ही बना रहूंगा। फिर एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि अपने दूसरे बाकी अनुभवों को प्रमाण देने के लिए मेरे पास दूसरी डिबिया भी नहीं है। मैं किस तरह से अपने जीवन की सत्यता को इतने सारे लोगों के लिए प्रमाणित करता रहूं? यही कारण है कि मैं उस डिबिया का ढक्कन नहीं हटाता, अकेले में भी और दूसरों के सामने भी, क्योंकि संदेह मुझे कभी कभी अपने ऊपर भी होता है। इतने वर्षों बाद मैं भी तो उस एक अनुभव के लिए एक दूसरा आदमी बन चुका हूं। वो डिब्बी बचपन से मेरे पास है। उसकी कहानी
बहुत छोटी सी है, ऐसी भी नहीं कि अरुचिकर हो। तो था यह कि उस समय मेरी उम्र 8 साल रही होगी। 7वें साल में दूधिया दांत टूटने लगते हैं, लेकिन तब तक दाढ़ में वे दांत नहीं उग पाते जिनसे अकल पैदा होती है। हमारा घर गांव में है। पहले मिट्टी का घर था, छप्पर खपड़ैल की होती थी, अभी भी खपड़ैल की ही होती हैं। गांव से लगा हुआ जंगल था। जंगल में लंगूर बहुत होते थे, बल्कि लंगूर शब्द मैंने काफ़ी बाद में सीखा किताबों से। हम उन्हें काले मुंह का बंदर कहते थे। और कोए बहुत होते थे। हमारी दादी खाना खाने के बाद दोपहर आंगन में कोए को बुलाती थी खाना देने के लिए, तो वे पूरे आंगन में भर जाते थे। लंगूर और कोए दोनों हमारे घर के छप्पर के दुश्मन थे। लंगूर छप्पर पर दौड़ते तो खपड़े फूट जाते। कोए भी जगह जगह से खपड़ेलों को हटा देते थे। जहाँ जहाँ खपड़ेलें फूट गई होती थी वहाँ बरसात का पानी घर के अंदर टपकने लगता था। हम वहाँ खाली बाल्टी रख देते थे। लेकिन जब बारिश न होती तो इन छेदों से धूप कमरे के भीतर फर्श पर गिरती थी। फर्श पर धूप के वे गोल टुकड़े बहुत रहस्यपूर्ण, आकर्षण और कुछ कुछ जीवित लगते थे। वे टुकड़े सूर्य के साथ साथ सरकते थे और उनका आकार भी बदलता जाता था। जिस टुकड़े को सुबह में किसी मछली के रूप में देख जाता था, दोपहर वो हाथी के रूप में होता था, या मुंह फाड़े हुए राक्षस की तरह। कभी कभी किरणों का कोण या सूर्य की स्थिति बदलने से कोई टुकड़ा अदृश्य भी हो जाता। देखते देखते वो छोटा होता जाता और फिर अंतर्धान हो जाता। अगले दिन ठीक उसी समय पर प्रकट होने के लिए कभी कभी कमरे में कई ऐसे टुकड़े दिखने लगते, फिर धीरे धीरे छोटे वाले टुकड़े सब गायब हो जाते और जो सबसे बड़ा होता वो सबसे देर तक टिकता। इन टुकड़ों के साथ एक बात और थी। कमरे के अंधेरे में जिस जगह वे गिरते वहां अपने चमकदार अस्तित्व के चारों ओर वृत्ताकार रोशनी का एक मध्यम दायरा और बनाते थे। उस दायरे में आकाश का धुंधला प्रतिबिंब होता था, उल्टा आकाश और हल्के नीले रंग का। चिड़ियां कभी कभी अगर ऊपर से जाती तो कमरे के अंदर उनकी उड़ती हुई परछाई गुजर जाती। रेंगते हुए बादल दिखते। कभी कभी ये बादल उस टुकड़े को ही ढक लेते। तब ऐसे में कुछ भी न बचता, ना प्रतिबिंब ना टुकड़ा। वे टुकड़े मुझे बहुत जीवित और जादुई लगते थे। मैं उन्हें अपने साथ वहां से दूसरी किसी जगह ले जाने के फेर में रहता। इतना तो निश्चित था कि इनमें जीवन था और उनके साथ मैं सिर्फ किसी पराये दर्शक जैसा संबंध नहीं रखना चाहता था। मैं उनके साथ इस पूरे दिन भर के खेल में शामिल होना चाहता था। मैं बहुत कोशिशें करता, लेकिन वे अपनी जगह से कहीं नहीं जाते थे। जिस चीज़ को मैं उनके नीचे रखता वे उसके ऊपर आ जाते, लेकिन उसे खींचते ही वे वहीं रह जाते। हथेली में वे रहते, लेकिन मुट्ठियां बांधते ही वे उंगलियों के ऊपर आ जाते और मेरा हाथ खाली हो लौटता। कई बार हार कर गुस्से में मैं उन्हें जोरों से पीटता, लात मारता, लोहे से जमीन खोद डालता, लेकिन वे बिल्कुल अप्रभावित रहते। मेरे प्रति उनकी ये तटस्थता मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। फिर उस दिन ऐसा हुआ, मैं अकेला था और रसोई में बैना रखा हुआ था। चूल्हे की आग को हवा करने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। मैंने बैने के ऊपर उस टुकड़े को रखा और उसे खींचा। मैंने देख लिया कि वो बैने के साथ साथ सरक रहा है, वो आ रहा था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता थी। अब वह छप्पर से मुक्त हो चुका था, सूर्य से भी। मेरे साथ उसका संबंध बन चुका था और उसने अपने बाकी सारे संबंध तोड़ दिए थे। वो मेरा था, सिर्फ मेरा। मैं उसे रसोई घर के दूसरे कोने तक ले गया। फिर मैंने उसे प्यार से कहा, मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आता हूँ। और मैं भागा। टीन की ये डिबिया जिसमें पहली पहल माँ
काजल रखा करती थी, उसे लेकर मैं लौट आया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था बहने के ऊपर, धीरे धीरे कांपता हुआ। मैंने तभी उसे इस डिबिया में बंद कर रखा है। मैं जानता हूँ कि वो वहीं है, वो हमेशा वहीं है, वो हमेशा वहीं रहेगा, और ये बात सच है। क्या इस डिब्बी का ढक्कन हटाकर उसे खोल देने का इतना बड़ा खतरा मैं सिर्फ इसलिए मोल लूं कि इससे उन लोगों को मेरे इस अनुभव पर विश्वास हो जाएगा, वरना मैं उनका विश्वास कभी हासिल नहीं कर सकूंगा। लेकिन जो नहीं है उसके लिए जो है उसे दांव पर लगाना क्या समझदारी है? नमस्कार।